बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एवरीडे साइंस पास्ट पेपर्स पार्ट 2 आज सॉल्व करते हैं। सबसे पहला सवाल है विच इज अ मेल पार्ट ऑफ ए फ्लावर। एक जो फूल होता है उसका जो मेल पार्ट होता है उसको नाम देते हैं एंड्रोशियम का नाम देते हैं, याद रखिएगा। और अगर फीमेल पार्ट की बात की जाए रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड एज, उसको नाम देते हैं गाइनोशियम, याद रखिएगा, गाइनोशियम याद रखिएगा जी। एंड द मेल पार्ट इज कॉल्ड एज एंड्रोशियम एंड द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर इज नोन एज द गाइनोशियम। अब फिर मेल पार्ट और जो फीमेल पार्ट है ये कौन कौन से स्ट्रक्चर पर मुश्तमिल हैं, जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है। जो एक मेल पार्ट होता है वो एंथर और फिलामेंट पर मुश्तमिल होता है। ये दो पार्ट्स क्या कहलाते हैं रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स? कलेक्टिवली हम इनको एंड्रोशियम भी कहते हैं एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्टेमन एज वेल। तो स्टेमन भी क्या है? ये मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर है, याद रखिएगा जी। सो मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर वो कौन से हैं? वो स्टेमन भी है, वो एंड्रोशियम भी है। और फिर स्टेमन कौन से दो पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है? वन इज द एंथर, सेकंड वन इज द फिलामेंट। उस डंडी को बोलते हैं जिसके साथ एंथर अटैच होता है, और एंथर से क्या निकलते हैं? पोलन ग्रेन्स निकलते हैं, याद रखिएगा जी। यहां से क्या निकलते हैं रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स? पोलन ग्रेन्स निकलते हैं। अब ये तो हो गया मेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर। जो फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर है जिसको हम नाम देते हैं गाइनोशियम नाम देते हैं, वो कौन कौन से तीन पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। जैसा कि यहां पे बताया गया है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, इन तीनों को कलेक्टिवली जो नाम दिया गया है दैट इज पिस्टल एज वेल। इनको पिस्टल भी कहा जाता है या इनको गाइनोशियम भी कहा जाता है। जो मेल पार्ट है वहां से पोलन ग्रेन निकलते हैं और ये पोलिनेशन के होती है जिसके जरिए पोलन ग्रेन स्टिग्मा स्टाइल से होते हुए ओवरी में आते हैं, और इस अमल को क्या नाम देते हैं? पॉलिनेशन का नाम देते हैं। एनिमल्स में इसी अमल को फर्टिलाइजेशन का नाम दिया जाता है। तो मेल पार्ट एंड्रोशियम, फीमेल पार्ट गाइनोशियम। मेल पार्ट को हम स्टेमन भी कहते हैं और फीमेल पार्ट को पिस्टल्स भी कहा जाता है। अब उसके साथ साथ में ये जो फूल की पत्तियां होती हैं इन्हें नाम देते हैं पेटल्स का। जैसे यहाँ पे मेंशन है, जो पेटल्स का कलर है ये ग्रीन के अलावा और भी कलर हो सकते हैं, जैसे रेड, जैसे पिंक, जैसे वाइट, जैसे येलो। सो पेटल्स को हम मिनी लीफ भी कहते हैं और पेटल्स का कलर मुख्तलिफ होता है। सेपल्स हमेशा ग्रीन कलर में होते हैं, याद रखिएगा। यहाँ पे जो जैसे बताया गया ये सेपल्स हैं, ऑलवेज इन ग्रीन कलर, याद रखिएगा, ऑलवेज इन ग्रीन कलर। और सेपल्स का काम क्या होता है? बेसिकली ओवरी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। और जिस डंडी पे फूल लगता है उसको क्या नाम दिया जाता है? उसको पेडिसल नाम देते हैं, जैसे यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर के हवाले से जो सवाल बन सकते हैं, एंड्रोशियम क्या है, गाइनोशियम क्या है, मेल पार्ट कौन से हैं, फीमेल पार्ट कौन से हैं, पोलिनेशन कैसे होती है, पेटल्स कौन से होते हैं, सेपल्स कौन से होते हैं, सेपल्स पेटल्स का कलर कौन सा होता है, वो सारे के सारे मैंने डिटेल्स यहाँ पे मेंशन कर दी हैं। रेगुलर और कंसेप्चुअल क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला सवाल है, द नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉलिड्स कैन बी कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू द गैसियस स्टेट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज। याद रखिएगा कि अगर कोई सॉलिड डायरेक्टली चेंज हो जाए गैस के अंदर विदाउट बीइंग कन्वर्टिंग इनटू द लिक्विड, उस अमल को हम नाम देते हैं सब्लिमेशन, याद रखिएगा जी। सो सब्लिमेशन क्या है कि कोई एक सॉलिड वो डायरेक्टली तब्दील होता है किसके अंदर? गैस के अंदर, विदाउट बीइंग कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड, वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता। उस अमल को क्या नाम देते हैं? सब्लिमेशन नाम देते हैं, याद रखिएगा। जैसे यहाँ पे सॉलिड स्टेट है और ये डायरेक्टली क्या हो रहा है? गैस में तब्दील हो रहे हैं, तो उस अमल को क्या नाम देंगे? दैट इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन, याद रखिएगा जी। और अगर कोई चीज सॉलिड से लिक्विड में तब्दील हो जाए तो उसको हम नाम देते हैं मेल्टिंग नाम देते हैं। और अगर कोई चीज लिक्विड से गैसियस स्टेट में चली जाए तो उसको हम बॉइलिंग या एवापोरेशन नाम देते हैं। जैसा यहाँ पे बताया गया है कि सॉलिड चेंज हो जाए डायरेक्टली गैस में, दैट इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन। अब एवापोरेशन क्या होता है? लिक्विड अगर चेंज हो जाए गैस के अंदर, इसको क्या नाम देते हैं? एवापोरेशन नाम देते हैं, या इसको वेपराइजेशन भी कहते हैं इन द
केमिस्ट्री के टर्म में या साइंस के टर्म में, लिक्विड अगर कोई तब्दील हो जाए वो गैस या वेपर्स के अंदर, दैट इज कॉल्ड एज द एवापोरेशन और द वेपराइजेशन एज वेल। और इन वेपर्स का दोबारा लिक्विड में तब्दील होना, उसको क्या नाम देते हैं, याद रखिएगा, दैट इज कॉल्ड एज, उसको कंडेंसेशन कहते हैं। कि अगर यही गैसेस, यही वेपर्स दोबारा लिक्विड में चेंज हो जाए, उसको हम क्या नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज कंडेंसेशन, याद रखिएगा जी। और अगर लिक्विड तब्दील हो जाए सॉलिड में, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द फ्रीजिंग। इसीलिए कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। सो जब भी कोई सॉलिड डायरेक्टली चेंज हो जाए गैस के अंदर विदाउट बीइंग कन्वर्टिंग इनटू अ लिक्विड, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज, उसको हम सब्लिमेशन कहते हैं। और जब कोई लिक्विड गैस में तब्दील हो जाए वेपर में, दैट इज कॉल्ड एज द एवापोरेशन और वेपराइजेशन। दोनों अमल जो है वो ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला सवाल है, मैडम क्यूरी वन द नोबेल प्राइज इन 1911 में मैडम क्यूरी साहबा ने नोबेल प्राइज विन किया था। केमिस्ट्री में वो सब्जेक्ट था जिन्होंने विन किया था। एक्चुअली मैडम क्यूरी साहबा ने बेसिकली जो काम किया था वो रेडियो एक्टिविटी पे काम किया था। रेडियो एक्टिविटी, और जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो बेसिकली अल्फा, बीटा एंड गामा रेस वो एमिट कर रहे होते हैं। इनको नाम देते हैं कि दीज आर कॉल्ड एज रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। और जो रेडियो एक्टिविटी है, रेडिएशंस हैं, उसको डिटेक्ट करने के लिए गैगर मुलर काउंटर जो है वो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया जाता है कि किसी भी एरिया में कितनी तरह की जो रेडिएशंस हैं वो एमिट हो रही होती हैं। और जो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है वो टोटल रेडिएशंस को ही डील करता है। जैसे हम कहते हैं कि बायोलॉजी लाइफ की स्टडी का नाम है। सो रेडियोलॉजी क्या है, रेडियोलॉजी रेडिएशन से डील करते हैं। द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ रेडिएशन। वो रेडिएशन चाहे एक्सरेज की फॉर्म में हो, वो रेडिएशन चाहे सीटी स्कैन की फॉर्म में हो, चाहे वो पेट स्कैन्स की फॉर्म में हो या एमआरआई की फॉर्म में हो। ये जो रेडिएशन है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, ये सीटी स्कैन हो, चाहे पेट स्कैन हो, पीईटी पॉजिट्रॉन एमिशन टोपोग्राफी टेस्ट इसको नाम देंगे, चाहे वो एक्सरेज की फॉर्म में हो या चाहे वो एमआरआई मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग की फॉर्म में हो, ये सारे के सारे क्या हैं, रेडिएशन से ये डील करते हैं। और इस अमल को क्या नाम देंगे कि ये रेडियोलॉजी है वो डिपार्टमेंट जो है मेडिकल साइंस में फिजिक्स के ही मरहूने मिन्नत है मोस्टली। तो जो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है जिसके अंदर सीटी स्कैन, जिसके अंदर पेट स्कैन, एक्सरेस, एमआरआई और इस तरह की दूसरी जो न्यूक्लियर रेडिएशंस हैं, न्यूक्लियर थेरेपी है, रेडिएशन थेरेपी है, वो कंडक्ट कराई जाती है। तो टोटल ये रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में होता है। मैडम क्यूरी साहबा ने बेसिकली रेडियो एक्टिविटी के ऊपर काम किया था और इन्होंने इन्हीं काम की बदौलत केमिस्ट्री में इनको 1911 में दूसरी मरतबा नोबेल प्राइज मिला था। पहली दफ़ा इनको नोबेल प्राइज 1903 में मिला था अपने हस्बैंड के साथ। कौन सा सब्जेक्ट था, वो फिजिक्स सब्जेक्ट था, याद रखिएगा। 1903 में इनको जो नोबेल प्राइज मिला था वो फिजिक्स में मिला था। तो ये मैडम क्यूरी साहबा के हवाले से जो पॉसिबल क्वेश्चंस आ सकते हैं वो यहाँ मैंने डिस्कस कर दिए हैं। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला सवाल हमारे पास है, द सिस्टोलिक प्रेशर ऑफ ए नॉर्मल ह्यूमन इज, जो नॉर्मल ह्यूमन के अंदर जो एक सिस्टोलिक प्रेशर होता है वो कितना होता है, वो 120, याद रखिएगा 120 120 होता है, याद रखिएगा जी। अब ओवरऑल अगर सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक प्रेशर की बात की जाए तो जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है वो कितना होता है, वो 120 होता है। इट मींस 120 से अगर प्रेशर अबव चला जाता है ब्लड प्रेशर, इट मींस बीपी बहुत ज्यादा हाई हो चुका है। और अगर जो डायसिस्टोलिक प्रेशर है, दूसरा प्रेशर, वो कितना होता है, वो 80 होता है, तकरीबन हार्ट बीट्स के हवाले से है। तो डायसिस्टोलिक कितना होना चाहिए, मिनिमम 80 होना चाहिए। अगर 80 से कम है इट मींस बीपी किसी का डाउन है, तो उसको नमकियात, निमकोल के साशे वगैरह इस्तेमाल करने चाहिए ताकि उसका बीपी जो है वो अप हो सके। और जो सिस्टोलिक प्रेशर है, सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक में ये फर्क है। सिस्टोलिक मीन जब हार्ट चैम्बर्स में जो हार्ट के अंदर 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं, जब वो कंट्रैक्ट होते हैं, सो दिस कंट्रैक्शन इज कॉल्ड एज, उसको हम नाम देते हैं सिस्टोल नाम देते हैं। कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट चैम्बर्स, हार्ट मसल्स, कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट चैम्बर्स, एट्रिया और वेंट्रिकल। जबकि अगर डायसिस्टोल की बात की जाए
तो जब हार्ट के अंदर जो 4 चैम्बर्स हैं उसमें जब हार्ट के 4 चैम्बर रिलैक्स होते हैं उस अमल को क्या नाम देते हैं? दैट इज कॉल्ड एज डायासिस्टोलिक। डाया मीन एक्सपैंड होना, रिलैक्सिंग ऑफ कार्डियक मसल, रिलैक्सेशन ऑफ कार्डियक मसल्स। जो चैम्बर्स हैं, जो 4 चैम्बर्स हैं, उनका रिलैक्स होना, दैट इज कॉल्ड एज डायासिस्टोलिक। और जब सिस्टोलिक होता है तो उस वक्त क्या होता है? जो हार्ट के चैम्बर्स हैं वहां से खून अवे जाता है और उसे क्या नाम देंगे? सिस्टोलिक। और जब डायासिस्टोल होता है, डायासिस्टोल मीन एक्सपैंड होना, उस एक्सपेंशन में क्या है? तो उस हार्ट के चैम्बर्स में क्या होता है? खून भरा आता है। जैसे ही सिस्टोलिक होता है तो खून क्या होता है? उनसे बाहर निकलता है। सिस्टोलिक डायासिस्टोलिक, सिस्टोलिक डायासिस्टोलिक। इसी तरह से जो हार्ट बीट है वो चलती रहती है। इसको और अब लब डब की आवाज़ भी देते हैं। तो जो नब्ज होती है उससे भी हार्ट बीट चेक की जा सकती है। ओवरऑल अगर प्रेशर की बात आए तो जो ऊपर वाला प्रेशर जिसको हम अपनी ज़बान में नाम देंगे दैट इज़ बेसिकली द सिस्टोलिक प्रेशर। वो कितना होता है? 120 नॉर्मल होता है। और फिर जो निचला प्रेशर होता है दैट इज़ 80, उसको नाम क्या देंगे? वो हमारे पास डायासिस्टोलिक प्रेशर होता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वो कौन सा है? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बेसिक बिल्डिंग यूनिट ऑफ ऑल द एनिमल्स एंड द प्लांट्स। वो क्या है? सेल है। एक्चुअली जब सेल थ्योरी आई थी और सेल थ्योरी के जो 3 बेसिक पॉइंट्स थे, वो 3 बेसिक पॉइंट्स कौन से थे? कि all the living organisms are composed of cells, either they are unicellular or they are multicellular, either they are prokaryotic or they are eukaryotic. So cell is the basic structural and functional unit of life. दूसरा कि तमाम जानदार सेल से मिलकर बने होते हैं। तीसरा पॉइंट ये था कि न्यू सेल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग लिविंग सेल्स। जो न्यू सेल्स बनते हैं वो पहले से ही मौजूद लिविंग सेल्स की बदौलत ही बनते हैं। बेसिकली जो बायोजेनेसिस का आइडिया है उसको ही सेल थ्योरी सपोर्ट करती है। ए बायोजेनेसिस के आइडिया को सेल थ्योरी सपोर्ट नहीं करती, जिसके नतीजे में लाइफ नॉन लिविंग थिंग्स से भी ओरिजिनेट होती है। एक्चुअल इस आइडिया ने पहले जो है वो पॉपुलरिटी हासिल की थी, लेकिन जब सेल थ्योरी आई उसने कहा ये हो ही नहीं सकता कि ए बायोजेनेसिस मतलब नॉन लिविंग थिंग्स से कुछ चीज़ें बन सकें। तो सेल थ्योरी जो है उसके मुताबिक सेल जो है वो बेसिक यूनिट है, स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, आइदर प्लांट्स एनिमल, जो किसी फॉर्म में है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिट ऑफ लेंथ। लेंथ का जो यूनिट है वो कौन सा है? वो एंगस्ट्रॉम है। उसके बाद देखिए वार्म ब्लडेड एनिमल्स मेंटेन हाई बॉडी टेम्परेचर। उनके अंदर बॉडी टेम्परेचर क्या होता है? हाई होता है। फॉर फास्टर क्यों होता है? वो मूवमेंट की वजह से, याद रखिएगा। अगला सवाल है नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज। ह्यूमन ब्रेन का जो लार्जेस्ट पार्ट होता है वो कौन सा होता है? वो सेरिब्रम होता है, याद रखिएगा। अगर ओवरऑल पार्ट ऑफ द ब्रेन्स की बात की जाए, इसके हिस्सों को जब तकसीम किया जाता है वो 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, याद रखिएगा जी। अगर ब्रेन के हवाले से सवाल पूछा जाए, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन दिमाग का दरमियानी हिस्सा, एंड द थर्ड वन इज हाइंड ब्रेन, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन टेक्स प्लेस इज। वो राइबोसोम्स के अंदर होती है और राइबोसोम्स को जो नाम दिया जाता है प्रोटीन सिंथेसिस फैक्ट्री भी इन्हें कहा जाता है। इन्हें प्रोटीन सिंथेसिस फैक्ट्री भी कहा जाता है कि प्रोटीन बनाने की ये फैक्ट्रियां हैं। और फिर राइबोसोम वो वह सेल ऑर्गेनेल्स हैं जो कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों सेल में पाए जाते हैं, बट द डिफरेंस इज दैट द राइबोसोम ऑफ द यूकैरियोटिक सेल इज स्लाइटली लार्जर देन द राइबोसोम्स ऑफ द प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक सेल का जो राइबोसोम है वो स्लाइटली बड़ा होता है। और राइबोसोम्स को क्या कहा जाता है? प्रोटीन सिंथेसिस फैक्ट्री। सो प्रोटीन सिंथेसिस टेक प्लेस इन राइबोसोम के अंदर होती है। ग्रेविटी वाज डिस्कवर्ड बाय न्यूटन साहब ने ग्रेविटी डिस्कवर की थी। स्प्लीन इज द ग्रेवयार्ड ऑफ, एक्चुअली स्प्लीन वो ग्रेवयार्ड है, वो कब्रिस्तान है, यहाँ आरबीसीज क्या होते हैं, उनकी डेथ होती है। अब जो आरबीसीज हैं उनका जो इनको नाम देते हैं रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स। अब जो आरबीसीज हैं बेसिकली ये कहाँ बनते हैं? फिर ये भी सवाल मोस्टली रिपीट जो एग्जाम के अंदर रिपीटेड है कि आरबीसीज जो बनते हैं ये बोन मैरो में बनते हैं, याद रखिएगा। ये कहाँ बनते हैं? ये बोन मैरो के अंदर बनते हैं। और आरबीसीज का जो औसत दौरानिया होता है वो 120 दिन होता है, याद रखिएगा। ये 4 माह एक ही बात है। इसके बाद जो है ऑटोफेगी का फिनोमेना होता है और उसी हवाले से स्प्लीन के अंदर ये सारे सेल्स जाकर डेथ होते हैं और उसकी वजह से इसीलिए कहा जाता है कि स्प्लीन इज अ ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज, क्योंकि उसमें आरबीसीज क्या होते हैं? वो खत्म हो जाते हैं क्योंकि इनका औसत दौरानिया कम होता है।
अगला सवाल है विच टाइप ऑफ प्लांट्स कैन नॉट प्रिपेयर इट्स ओन फूड। अब यहाँ पे सवाल पूछा गया है विच टाइप ऑफ द प्लांट्स, टाइप ऑफ द प्लांट से मुराद है फंजाई। अब फंजाई इज अ टाइप ऑफ द प्लांट। फंजाई बेसिकली इसको कहा गया था अर्लियर जब जो किंगडम सिस्टम था उस वक्त क्लासिफिकेशन की जब बात आई थी तो फंजाई ने मसला खड़ा कर दिया था। प्लांट वालों ने कहा था, किंगडम प्लांटी वालों ने, कि इसको प्लांटी में शामिल करो। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सेल वॉल मौजूद है। ऑन बिहाफ ऑफ प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल की मौजूदगी की वजह से, क्योंकि फंजाई की सेल वॉल कार्टिन से मिलकर बनी होती है, तो किंगडम प्लांटी वालों ने कहा कि इसको प्लांटी में शामिल करो। फिर एनिमल वालों ने यह कहा ठीक है भाई इसके अंदर सेल वॉल तो मौजूद है, इसके अंदर क्लोरोफिल कहाँ है? क्लोरोफिल तो नहीं पाया जाता। क्लोरोफिल अगर नहीं पाया जाता तो हम एनिमल्स के अंदर भी तो क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, लिहाजा फंजाई को किंगडम एनिमिलिया में शामिल करो। इस वजह से फिर फंजाई के लिए तीसरा किंगडम सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया गया था। सो यहाँ पे इसीलिए सवाल है कि विच टाइप ऑफ प्लांट्स कैन नॉट प्रिपेयर ऑन फूड, ये अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल कौन सा है। द एसिड यूज्ड इन कार बैटरीज, कार बैटरीज के अंदर जो एसिड इस्तेमाल होता है वो बेसिकली सल्फ्यूरिक एसिड होता है, H2SO4, जिसको हाइड्रोजन सल्फेट भी कहा जाता है। द एवरेज लंग कैपेसिटी अबाउट, तकरीबन वो कितनी होती है? 6 लीटर से जो है एवरेज कैपेसिटी होती है जी। द मोस्ट पॉल्यूटेंट गैस इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर, वो कौन सी है? वो कार्बन डाइऑक्साइड है। बेसिकली जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है वो भी कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से भी हो रही है, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड की एक लेयर है ये ओवरऑल ग्रीन हाउस इफेक्ट काम करती है, जिसकी वजह से जो ज़मीन का, अर्थ का जो टेम्परेचर है, अर्थ क्रस्ट का ओवरऑल क्या होता है? बढ़ता है। सो मोस्ट पॉल्यूटेंट कौन सी है? वो कार्बन डाइऑक्साइड है। विच इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द ह्यूमन बॉडी? टूथ एनिमल वो हार्डेस्ट सब्सटेंस है। अगला सवाल, Who invented the steam engine? स्टीम इंजन किसने इन्वेंट किया था? जेम्स वाट ने इन्वेंट किया था। थॉमस एडिसन इज फेमस फॉर हिज इन्वेंशन ऑफ लाइट्स बल्ब, उन्होंने जो है इन्वेंट किया था थॉमस एडिसन साहब ने। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन वी गेट फ्रॉम सन रेज? विटामिन डी है जो कि डायरेक्टली हम सूरज की छांव से ले रहे होते हैं, सो सन रे से विटामिन डी में हासिल होता है। द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट इज, वो एल्यूमिनियम है, मतलब जो अर्थ की सतह है उसके ऊपर मोस्टली सबसे ज्यादा कौन सी मेटल पाई जाती है? वो कौन सी है? दैट इज एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इन्वेंटेड टेलीफोन? टेलीफोन ग्राहम बेल ने इन्वेंट किया था, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल से। रेडियो वेव्स फ्रीक्वेंसी इज मेयर्ड, वो हर्ट्स के अंदर फ्रीक्वेंसी को मेयर किया जाता है, और फ्रीक्वेंसी हमेशा उसका फार्मूला होता है F=1/T। तो फ्रीक्वेंसी जो है हमेशा रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी हर्ट्स में ही Hz इसको मून इस्तेमाल करते हैं, हर्ट्स में उसको क्या किया जाता है? मेयर किया जाता है जी। ब्लैक डेथ इज द नेम गिवन टू द प्लेग को नाम दिया जाता है। द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज मेयर्ड, जो ज़ल्ज़ला आता है उस वक्त अमूनम ये अखबारात के अंदर या ओवरऑल न्यूज़ चल रही होती हैं कि इतने रेक्टर स्केल, सो बेसिकली वो स्केल कौन सी होती है? वो रेक्टर स्केल होती है। विच बेसिक यूनिट इज which basic unit is used in fabrication of the bodies and the transistor? उसमें सिलिकॉन इस्तेमाल किया जाता है। मोस्टली ये जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स जो ट्रांजिस्टर होते हैं उसमें भी यही सिलिकॉन इस्तेमाल किया जाता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज ल्यूनर एक्लिप्स अकर्स, जब फुल मून होता है तो उस वक्त जो है ये अकर होता है। रेडियो एक्टिविटी कैन बी डिटेक्टेड बाय द यूज ऑफ गाइगर मुलर काउंटर होता है, उसकी मदद से हम रेडियो एक्टिविटी को डिटेक्ट कर सकते हैं कि किसी एरिया में या किसी भी जगह के ऊपर रेडिएशन एमिट हो रही हैं या नहीं एमिट हो रही, तो उसको चेक करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया जाता है दैट इज गाइगर मुलर काउंटर या ओवरऑल गाइगर काउंटर भी इसको नाम देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द बैलून्स एंड द एयरशिप्स? वो कौन सी है? वो हीलियम, उसमें जो गैस होती है वो इस्तेमाल की जाती है जी। द फेमस एंटीबायोटिक पेनिसिलिन वाज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने ये डिस्कवर की थी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाटर परसेंटेज इन द प्लाज्मा, प्लाज्मा के अंदर वाटर परसेंटेज कितनी होती है? 90% होती है। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और कॉइनेज मेटल इसको नाम देते हैं, बेसिकली जिनको थोड़ा सा कॉइन बना सकते हो आसानी से, दैट इज कॉल्ड एज, उनको कॉइनेज मेटल्स कहा जाता है। व्हाइट लाइट पासिंग थ्रू द प्रिज्म स्प्लिट्स इनटू 7 कलर्स, वो जो 7 कलर्स हैं बेसिकली जो लाइट है वो 7 रंगों से मिलकर बनी होती है। वो 7 रंगों की तरतीब किस तरह से अकॉर्डिंग टू द वेवलेंथ, मैं अक्सर का स्टूडेंट्स को बताता हूं, वो है विब गायर। विब गायर। V stands for violet, I stands for the indigo,
and B stands for the blue, G stands for green, Y stands for yellow, O stands for orange, and R stands for रेड। याद रखिएगा। तो रोशनी जो है इन 7 रंगों से मिलकर बनी होती है, और वो 7 रंगों की तरतीब क्या है? तरतीब बिल्कुल आपने याद रखने के लिए, जैसे मैंने यहाँ पे थोड़ा सा टिडबिट आपको बताया है, विब गायर। सो विब गायर स्टैंड्स फॉर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। और रोशनी जो है तमाम जितने भी कलर्स हैं, जो प्राइमरी कलर्स हैं, वो बेसिकली 3 प्राइमरी कलर्स हैं। दीज आर कॉल्ड एज RBG। याद रखिएगा जी, जो प्राइमरी कलर्स हैं उनकी तरतीब क्या है? बाकी तमाम कलर्स इन्हीं से बनते हैं, वो हैं RBG, रेड, ब्लू एंड देन ग्रीन रेस्पेक्टेड स्टूडेंट। उसके बाद देखिए, द सॉफ्ट फॉर्म ऑफ द कोल इज यूज्ड इन द पावर जनरेशन इज नोन एज, उसको लिग्नेट्स नाम देते हैं। थैलेसीमिया इज ड्यू टू द एबनॉर्मलिटी इन, वो किस में है? वो हीमोग्लोबिन की एबनॉर्मलिटी की वजह से मोस्टली स्टूडेंट्स के अंदर क्या होता है? थैलेसीमिया होती है। और इसीलिए थैलेसीमिया को डिटेक्ट करने के लिए और इसके ट्रीटमेंट के लिए मोस्टली जो है वो जेनेटिक टेस्टिंग भी की जाती है, ओवरऑल स्क्रीनिंग भी की जाती है, ताकि आने वाली नस्लों को जो थैलेसीमिया है उनसे बचाया जा सके। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द हैवीएस्ट मेटल? प्लैटिनम जो है वो हैवीएस्ट मेटल है। कैपेसिटर क्या है? स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी बेसिकली क्या है? ये चार्ज को स्टोर करने के लिए। अगर ये भी सवाल आए कि कैपेसिटर वो इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि चार्ज को स्टोर करता है, और वो जो चार्ज आप इलेक्ट्रिसिटी कह सकते हो वो भी ठीक है, अगर ऑप्शन आ जाए चार्ज आ जाए तो वो भी ठीक है। और द कैपेसिटेंस क्या है? एबिलिटी ऑफ द कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज इज कॉल्ड एज, उसको कैपेसिटेंस भी कहा जाता है। ग्रीन हाउस गैसेस काज वो ग्लोबल वार्मिंग का बायस बनती हैं। विच आर द एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल? उनको ओमनीवोर कहा जाता है। जैसे हम इंसान हैं, जैसे रीछ है, ये ओमनीवोर हैं। और जो कार्निवोर्स हैं वो क्या कहलाते हैं? गोश्तखोर, जो गोश्त खाते हैं, जैसे टाइगर, जैसे लायन। और जो हर्बीवोर्स हैं उनको क्या नाम दिया जाता है? हर्ब्स यानी जो प्लांट्स ईटर हैं, जो ग्रास ईटर हैं, जैसे बुफेलो, जैसे काओ, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? जैसे गोट है, ये क्या कहलाते हैं? ये हार्बीवोर्स कहलाते हैं। और कार्निवोर्स गोश्तखोर। इंसेक्टिवोर्स प्लांट्स भी होते हैं, याद रखिएगा। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, इंसेक्टिवोरस, या ऐसे कार्निवोरस भी कहते हैं। प्लांट्स भी ऐसे होते हैं जो इंसेक्ट खाते हैं, बिल्कुल खाते हैं। एक्चुअली वो क्या करते हैं? जैसे वीनस फ्लाई ट्रैप है, जैसे पिक्चर प्लांट है, उनके अंदर कोई इंसेक्ट अगर आ जाता है, जैसे वीनस फ्लाई ट्रैप, तो वो जो इंसेक्ट आता है उसके अंदर धंस के रह जाता है। या जो पिक्चर प्लांट होता है, कोई अगर इंसेक्ट के अंदर उसके अंदर गिर जाता है तो बाद में जब मर जाता है, तो ये परिंदे क्या, ये जो प्लांट्स हैं ये क्या करते हैं? डिकम्पोज करने के बाद उससे नाइट्रोजन हासिल करते हैं। तो इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर आल्सो कॉल्ड एज इंसेक्टिवोरस या कार्निवोरस प्लांट्स। वो भी एक दफा सवाल रिपीट हुआ था, याद रखिएगा जी। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस कैन बी यूज्ड एज इलेक्ट्रोलाइट? इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर सोडियम क्लोराइड को इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दैट इज द स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स इज कॉल्ड एज, इसको हेर्पेटोलॉजी नाम देते हैं। और स्टडी ऑफ टिश्यूज क्या कहलाता है? उनको नाम देते हैं रेस्पेक्टेड स्टूडेंट हिस्टोलॉजी। याद रखिएगा जी, हिस्टोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ टिश्यूज। और अगर सेल की साइंटिफिक स्टडी का नाम पूछा जाए, दैट इज कॉल्ड एज साइटोलॉजी या सेल बियोलॉजी, एक ही चीज का नाम है बेटा, सेल बियोलॉजी या रेस्पेक्टेड स्टूडेंट उसको साइटोलॉजी भी कहा जाता है जी। ये किसकी स्टडी का नाम है? ये सेल्स की स्टडी का नाम है, याद रखिएगा जी। उसके बाद देखिए, मर्करी थर्मामीटर वाज इन्वेंटेड बाय, जो आम थर्मामीटर होता है जिसमें पारा भरा होता है, वो किसने इन्वेंट किया था? फारेनहाइट ने। इसी वजह से टेम्परेचर के कुछ यूनिट्स फारेनहाइट्स भी हैं। एन ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व्स अराउंड अ प्लैनेट, उसको क्या नाम देते हैं? सैटेलाइट्स का नाम देते हैं, जो किसी प्लैनेट के इर्द गिर्द घूमते हैं जी। टाइड्स आर कास्ट बाय द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ, मोस्टली जो है वो मून की कशिश की वजह से होते हैं। एक्चुअली जो समंदर के अंदर जो लहरें उठती हैं, दरिया के अंदर जो लहरें उठती हैं, जिनको मद्दो जज़र कहते हैं, जिनको अप्स एंड डाउन भी कहा जाता है, वो बेसिकली क्या होता है? ड्यू टू ग्रेविटेशन ऑफ मून।
वो चांद की ग्रेविटी की वजह से, बट सम रिसर्च सेज ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ सन, सन की ग्रेविटी की वजह से वो खींचता है, उस वजह से अप्स एंड डाउन, जिसको मद्दो जजर कहते हैं। इसीलिए मौलाना अल्ताफ संहाली ने मद्दो जजर इस्लाम भी लिखा है कि अप्स एंड डाउन ऑफ इस्लाम, राइज एंड फॉल ऑफ इस्लाम। तो यहाँ पे जो राइज एंड फॉल है बेसिकली वो ग्रेविटी होती है मून की। मून क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, या सन मोस्टली जो है, ये रिसर्च भी बताती हैं। तो वो जो टाइड्स बनती हैं वो मून की ग्रेविटेशनल पुल से बनते हैं। अगला सवाल है विच इज द मोस्ट मैलेबल मेटल, वो कौन सी है, वो गोल्ड है। द लार्जेस्ट प्लैनेट, बिगेस्ट प्लैनेट सोलर सिस्टम के अंदर वो कौन सा है, वो जुपिटर है, याद रखिएगा। विच विटामिन इज प्रोड्यूस इन अवर बॉडी बाय द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वो है विटामिन डी। उसके बाद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसको क्या नाम देते हैं, उसको एटॉमिक फिजिक्स नाम देते हैं। और अगर बात आए ओवरऑल एटम की रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, तो एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता बेटा, no charge on atom. Why? Because the number of electrons and number of protons are equal, the positive and negative charges are equal. That is why atom is said to be a neutral particle. But in case of the nucleus, न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज पॉजिटिव होता है, याद रखिएगा। जो एटम का सेंट्रल पार्ट होता है जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इसको नाम देते हैं न्यूक्लियस का। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, अगर न्यूक्लियस की बात आए तो ओवरऑल इसके ऊपर चार्ज कौन सा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, याद रखिएगा। अगला सवाल है सोडा वाटर वॉज इन्वेंटेड बाय, बेसिकली ये जोसेफ प्रेस्ली ने इन्वेंट किया था। द कलर ऑफ ए स्टार, अच्छा कलर है जो स्टार होता है ये इंडिकेशन करता है कि उसका टेम्परेचर कितना है, और उसी वजह से उसका कलर जो है वो इंडिकेशन करता है जी। व्हाट्स बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इन्वेंट किया था, उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी जो इन्वेंट की थी। द लास्ट प्लेनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम दैट इज नेपच्यून, याद रखिएगा जी। और इसके हवाले से, सोलर सिस्टम के हवाले से एक या दो सवाल अक्सर औकात रिपीटेड हैं। बिगेस्ट एंड लार्जेस्ट प्लेनेट वो कौन सा है, दैट इज जुपिटर। और जो सबसे दूर है सोलर सिस्टम के अंदर वो भी कौन सा है, जो नेपच्यून है, याद रखिएगा जी। अगला सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द अर्थ अट्रैक्ट्स ऑब्जेक्ट, ये तो सादा सा सवाल है कि जमीन चीजों को अपनी तरफ खींचती है ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से वो खींचती है, याद रखिएगा। इसीलिए जब खला में जाते हैं, खला का मतलब क्या है, वहां पे ग्रेविटी नहीं होती, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होती, इसीलिए वो अक्सर का जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं फ्लोटिंग कर रहे होते हैं, क्योंकि ज़मीन की ग्रेविटी नहीं होती, उस वजह से वो नीचे नहीं आ पाते। तो कोई भी चीज़ अगर नीचे आ रही है तो किस वजह से आ रही है, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, उस वजह से वो चीज़ें डाउन आती हैं जी। सेल्सियस इज द यूनिट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, सेल्सियस जिसको सेंटीग्रेड नाम देते हैं वो टेम्परेचर का यूनिट है। विच इज अ हार्डेस्ट फॉर्म ऑफ द कोल कॉमनली यूज्ड इन इंडस्ट्रीज, इसको एंथ्रासाइट नाम देते हैं। बिटुमिनस कोल भी है, एंथ्रासाइट भी है, लिग्नाइट भी है, लेकिन जो कॉमनली इंडस्ट्रीज के अंदर इस्तेमाल होता है वो कौन सा है, वो एंथ्रासाइट है जी। विच गैस कैन बी accumulated इन poorly वेंटिलेटेड बिल्डिंग्स, तो उन बिल्डिंग में बेसिकली रेडॉन गैस जो है वो भर जाती है। अगला सवाल है, व्हाट इज द SI सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का जो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है वो कौन सा है, वो केल्विन है, याद रखिएगा जी। द इलेक्ट्रिक एक्टिविटी ऑफ ए ब्रेन इज मेयर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, दिमाग के अंदर जो इलेक्ट्रिक एक्टिविटी है दैट इज इलेक्ट्रो एसिनोफिलोग्राम, उसको नाम देते हैं। और जो ECG है बेसिकली इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, वो बेसिकली जो है वो दिल की धड़कन को चेक करने के लिए ओवरऑल इस्तेमाल की जाती है। ECG अमून मेडिकल में रिकमेंड की जाती है। उसके बाद एक विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी, वो कौन सी है, वो फीमर है, याद रखिएगा, जो इंसानों के अंदर सबसे लॉन्गेस्ट बोन है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ हीट, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट हीट का वो क्या है, जॉल है। वैसे कोई भी अगर एनर्जी आ जाए तो एनर्जी का यूनिट भी क्या होता है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, वो जॉल ही होता है, याद रखिएगा जी। द ओजोन लेयर, बेसिकली इसका फार्मूला O3 है। लेयर जो ओजोन है प्रोटेक्ट्स द अर्थ फ्रॉम UV रेज, अल्ट्रावायलेट रेज से उसको क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है जी। विच इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ डिजीजेस, उसको क्या नाम देते हैं, उसको पैथोलॉजी का नाम देते हैं। बेसिकली जो पैथोजेंस होते हैं वो क्या कहलाते हैं, पैथोजेंस कौन से एजेंट्स होते हैं, ये डिजीज कॉजिंग एजेंट्स होते हैं, याद रखिएगा जी। डिजीज कॉजिंग एजेंट्स, दीज आर कॉल्ड एज, इनको क्या नाम देते हैं, ये पैथोजेंस कहलाते हैं, जिसमें बैक्टीरिया, जिसमें वायरसेस,
ये सारे क्या कहलाते हैं, ये पैथोजेंस हैं, बिकॉज ये बीमारी फैलाने वाले अवामिल, उनको क्या नाम दिया जाता है, उनको पैथोजेंस नाम दिया जाता है। और पॉल्यूशन फैलाने वाले अवामिल पॉल्यूटेंट्स कहलाते हैं। और जो पैथोलॉजी होती है वो बेसिकली इन्हीं पैथोजेंस की स्टडी का नाम है कि डिजीज़ कैसे स्प्रेड होती है, उसका काजुअल एजेंट कौन कौन से होते हैं। उसके बाद है कि आयोडीन इज एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ, ये बेसिकली थायरॉक्सिन के लिए आयोडीन जो है वो लाजमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सोलर सेल कन्वर्ट्स एनर्जी, बेसिकली जो सोलर सेल है वो सोलर एनर्जी को किस में तब्दील करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जो सनलाइट आती है, जो सोलर आजकल मुतारफ कराए गए हैं, वो क्या होते हैं, बेसिकली सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। और अगर फोटोसिंथेसिस के हवाले से सवाल आ जाए मोस्टली कि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि सोलर एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में। सनलाइट, पौधे क्या करते हैं, सूरज की रोशनी की मौजूदगी में क्या तैयार करते हैं, वो ग्लूकोज तैयार करते हैं। तो ये बेसिकली है क्या कि सोलर एनर्जी कन्वर्ट की जाती है किस में, ग्लूकोज क्या है, C6H12O6, ये केमिकल है, वो केमिकल एनर्जी में उसको तब्दील करते हैं, याद रखिएगा जी। सो दुनिया में सबसे बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी वो क्या है, वो सनलाइट ही है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अ स्टोन इज ए यूनिट ऑफ मेजरमेंट, वो वेट की मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। रिफ्रैक्टोमीटर इज यूज्ड टू डिटरमाइन, वो शुगर को डिटरमाइन करने के लिए इस्तेमाल होता है। सिंथेसिस ऑफ एन आरएनए मॉलिक्यूल फ्रॉम डीएनए, उसको क्या नाम देते हैं, उसको ट्रांसक्रिप्शन नाम देते हैं। एक्चुअली जो प्रोसेस होता है कि डीएनए से मैसेंजर आरएनए का बनना, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, तो उसको क्या नाम देते हैं, उसको ट्रांसक्रिप्शन नाम देते हैं, याद रखिएगा जी, उसको ट्रांसक्रिप्शन नाम देते हैं, जैसा कि यहां मेंशन भी है ट्रांसक्रिप्शन। और फिर इसी मैसेंजर आरएनए से रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन्स का बनना, उससे क्या नाम देते हैं रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, उसे ट्रांसलेशन नाम देते हैं, याद रखिएगा। सो ट्रांसक्रिप्शन क्या है कि डीएनए से मैसेंजर आरएनए का बनना, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन, और मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन का बनना, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशन, याद रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं कि अगला सवाल कौन सा है। लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ, बेसिकली डिस्टेंस का यूनिट है लाइट ईयर। व्हाट आर डेट्रियोवोर्स, इसका उनको क्या नाम है, वो डिकम्पोजर्स हैं, बेसिकली डेड फीडर्स भी इनको कहा जाता है। ये क्या है, ये डिकम्पोजर्स हैं। नंबर ऑफ बेबीज प्रोड्यूस्ड पर 1000 पॉपुलेशन, इसको नेटेलिटी कहा जाता है। हु इज द ऑथर ऑफ लाइफ बिगेन विद लाइफ, जिसको बायोजेनेसिस कहते हैं, वो क्या है, वो लुइस पास्चर साहब हैं। इससे पहले जो आइडिया था वो था ए बायोजेनेसिस का, ए बायोजेनेसिस। अब ए मीन विदाउट लाइफ, ए बायो मीन विदाउट लाइफ, रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। गलीलियो जैसे नामी ग्रामी साइंटिस्ट ये बिलीव करते थे कि लाइफ जो है वो नॉन लिविंग थिंग से भी ओरिजिनेट हो सकती है। उनके नज़दीक मेंढक जो बनते थे वो कीचड़ से बनते थे, और ये जितने भी बैक्टीरिया वायरसेस ये क्या हैं, ये हवा से बनते हैं। जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, गोश्त को बोतल में रख के उसका ढक्कन खोल दिया गया था, तो फिर कुछ लम्हात के बाद उन्होंने देखा कि उसके ऊपर जो छोटी छोटी मखलूक़ात आ गई हैं, उन्होंने कहा ये भी हवा से बनते हैं। लेकिन फिर जब बायोजेनेसिस और सेल थ्योरी आई, उन्होंने कहा भाई ये ए बायोजेनेसिस बिल्कुल गलत है, लाइफ हमेशा पहले से मौजूद लाइफ से ही बनती है। सो ए बायोजेनेसिस के आइडिया को बाद में रिजेक्ट कर दिया गया था। अगला सवाल है, दैट इज हु गेव द लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन, वो जोहानस केप्लर ने दिए थे। A device which converts mechanical energy into electrical energy, वो कौन सा है, जो कॉमन जनरेटर होता है, अमूमन इस्तेमाल किया जाता है लोड शेडिंग में। तो जनरेटर क्या करता है कि मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है किस एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, याद रखिएगा। एक आम जो बल्ब होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है लाइट एनर्जी में, और एक आम जो फैन अमूमन चल रहा होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, याद रखिएगा। द स्टडी ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन एंड द थिंग्स दैट अफेक्ट देम, वो क्या कहलाता है, वो डेमोग्राफी कहलाता है, याद रखिएगा जी। अगला सवाल है, दैट इज आइस फ्लोट्स ऑन वाटर बिकॉज ऑफ, क्योंकि आइस की जो डेंसिटी होती है वो ज्यादा होती है, और पानी की जो डेंसिटी होती है वो 4 सेंटीग्रेड के ऊपर मैक्सिमम होती है। वाटर हैज मैक्सिमम डेंसिटी, हाईएस्ट डेंसिटी एट विच टेम्परेचर, 4 सेंटीग्रेड। एक्चुअली 4 सेंटीग्रेड के बाद
जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं आपस में अरेंज होना शुरू हो जाते हैं। उस अरेंजमेंट में क्या है, थोड़ी एम्प्टी स्पेसेस क्रिएट होती हैं। इसी वजह से क्या है, जो बर्फ़ है वो पानी के ऊपर तैरती रहती है। और क्योंकि जो आइस की डेंसिटी है वो कम होती है, वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होती है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टिमुलेंट इन द टी लीव्स वो क्या है, वो कैफीन होता है जी। विच लॉ ऑफ फिजिक्स अलोज अ प्लेन टू फ्लाई, वो कौन सा है, वो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। बेसिकली न्यूटन के 3 लॉ ऑफ मोशन है। द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन वो ये स्टेट करता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा, अगर वो यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रहा है तो मूव करता रहेगा, अनटिल एंड अनलेस एन अनबैलेंस फोर्स इज नॉट अप्लाइड ऑन इट। तो क्या है, ये न्यूटन पहला लॉ ऑफ मोशन है। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के जिसको सेकंड लॉ को ये कहा जाता है कि अगर किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाई जाती है तो उसमें क्या होता है, फिर एक्सेलरेशन पैदा होता है, और फिर वो एक्सेलरेशन जो है उसके मास के हवाले से F इज इक्वल टू m में, दैट इज कॉल्ड एज न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। और न्यूटन का जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है वो ये कहता है कि एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑलवेज इक्वल बट दे आर ऑलवेज इन अपोजिट डायरेक्शन। और फिर मोस्टली ये सवाल भी रिपीटेड है कि न्यूटन के किस लॉ को कहा जाता है, लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया न्यूटन फर्स्ट जो लॉ है, याद रखिएगा, न्यूटन का जो पहला कानून हरकत है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, उसको क्या कहा जाता है, लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। विच इज़ अ लार्जेस्ट एमिटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन द वर्ल्ड, वो कौन सा है, वो चाइना कंट्री है, दुनिया में सबसे ज़्यादा जो है वो एमिशन कर रहा है।